व्हाइट टिप इन सीरियल इज ड्यू टू, अनाज में सफेद शीर्ष का कारण क्या है? अनाज में सफेद शीर्ष का कारण क्या है? अनाज में सफेद शीर्ष का कारण क्या है? व्हाइट टिप इन सीरियल इज ड्यू टू, जो सीरियल्स होते हैं उनमें व्हाइट टिप होने का कारण क्या है? ए ऑप्शन है जिंक डेफिशिएंसी, बी ऑप्शन है कॉपर डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब कमी होता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन है जिंक डेफिशिएंसी, बी है कॉपर डेफिशिएंसी, सी है मैग्नीज डेफिशिएंसी और डी है कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो बताओ व्हाइट टिप इन सीरियल इज ड्यू टू, व्हाइट टिप किसके कारण होता है? फटाफट बताओ भाई। देखो जो मेज है, मक्का है, मक्का के अंदर जो व्हाइट बड होता है ना, वो किसकी कमी से होता है? वो जिंक की कमी से होता है। व्हाइट बड होता है वो किसके कारण होता है? सफेद कलिका जो होता है वो किसके कारण होता है? मक्का के अंदर जो व्हाइट बड होता है, व्हाइट टिप नहीं, व्हाइट बड होता है। आप उत्तर गलत दे रहे हैं बहुत सारे। मक्का का जो सफेद कलिका होता है, व्हाइट बड जो होता है, वो जिंक डेफिशिएंसी से होता है। यहां देखो लिखा क्या है, व्हाइट टिप लिखा है, यानी सफेद शीर्ष लिखा हुआ है। व्हाइट टिप लिखा हुआ है, सफेद शीर्ष लिखा हुआ है ना, व्हाइट बड नहीं लिखा हुआ। तो आप ऐसी गलती नहीं करें। तो जो सीरियल्स होते हैं, अनाज है, इनमें सफेद शीर्ष यानी व्हाइट टिप है, ये कॉपर डेफिशिएंसी से होता है। किससे होता है? कॉपर डेफिशिएंसी से होता है। बी ऑप्शन राइट है। मैंने कहा ना क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो। व्हाइट बड नहीं लिखा हुआ था, व्हाइट टिप इन सीरियल्स लिखा हुआ। सभी अनाजों में कुछ दलहन के अंदर और कुछ स्पाइसेस क्रॉप के अंदर सफेद शीर्ष यानी व्हाइट टिप देखने को मिलता है। और व्हाइट टिप हमेशा किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। लेकिन यहां पे मक्का का व्हाइट बड बोल दिया जाता, सफेद कलिका बोल दिया जाता, तब हम क्या बोलते? जिंक डेफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जल्दबाजी मत किया करो, उसको ढंग से पढ़कर उसका आंसर दिया करो। क्लियर है स्टूडेंट यहां पे? चलिए नेक्स्ट बढ़े। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट है जेब्रा स्किन इज डिसऑर्डर ऑफ मोस्ट कॉमनली ड्यू टू डी ग्रीनिंग। जेब्रा त्वचा एक विकार है जो आमतौर पर डी ग्रीनिंग के कारण होता है। जेब्रा विकार किसका विकार है भाई? जीब्रा विकार किसके अंदर होता है? क्वेश्चन ये पूछा गया। जीब्रा विकार कौन से फल में होता है? ए ऑप्शन है चकोतरा यानी ग्रेप फ्रूट, बी ऑप्शन है लेमन, सी ऑप्शन है मैंड्रिन यानी संतरा और डी ऑप्शन है स्वीट ऑरेंज यानी माल्टा। तो जीब्रा विकार किस में देखने को मिलेगा? देखो वैसे तो ये क्वेश्चन में आधा आपको दो इसने क्या है क्वेश्चन दे दिए। एक तो है कि किस में डी ग्रीनिंग करने के दौरान, आपको ही पता है डी ग्रीनिंग मुख्य रूप से किस में की जाती है? डी ग्रीनिंग मुख्य रूप से संतरे में की जाती है। ये डी ग्रीनिंग क्या बला होती है भाई? देखो जो सिट्रस है वो नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। सिट्रस है वो सारे के सारे क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। पेड़ पे ही पकने के बाद तोड़ते हैं। तो संतरे में क्या होता है? पेड़ पे फल पक भी जाता है तो भी इसमें हरा रंग रह जाता है। अब हरा रंग रह जाएगा तो मार्केट में उसके अच्छे दाम है वो नहीं मिलेंगे। अगर हरा रंग रह जाएगा तो मार्केट में अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। पूरा ऑरेंज चमचमाता हुआ तभी तो अच्छा दाम मिलेगा। तो हम संतरे को तोड़ने के बाद 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 पीपीएम का इथिलीन का उपचार दे देते हैं, तो उससे उसका कलर क्या हो जाता है? ऑरेंज हो जाता है ना। ऑरेंज कलर हो जाएगा तो मार्केट में उसके दाम है वो कैसे? अच्छे मिलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, डी ग्रीनिंग करने के दौरान ऐसे लाइनें सी पड़ जाती है। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ना, ये लाइनें पड़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीब्रा विकार बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जीब्रा विकार बोलते हैं। या फिर हम इसको इजी पीलिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजी पीलिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं, या जिपर मैंड्रिन भी बोल दिया जाता है, या फिर आप इसको क्या बोलते हो? जिपर मैंड्रिन भी बोल देते हो। ये इस तरह की धारियां आपको देखने को मिल जाती है। ये धारियां पड़ती है उसी को जीब्रा, जीब्रा पे धारियां होती है ना, इसलिए इसको जीब्रा विकार बोल देते हैं। जीब्रा विकार किसमें होता है? जीब्रा होता है स्वीट ऑरेंज, सॉरी स्वीट ऑरेंज क्या, मैंड्रिन में, संतरे में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है वो राइट होगा। स्वीट ऑरेंज की बात करूं, माल्टा के फल से संबंधित अगर कोई विकार पूछ ले ना, तो माल्टा के फल से संबंधित जो सबसे मुख्य विकार है माल्टा का, देखो इसका राइट आंसर तो सी है। इसका राइट आंसर तो क्या है? सी ऑप्शन है वो आपका राइट है। लेकिन अब क्या है, माल्टा के फल से संबंधित आपसे विकार पूछ ले तो माल्टा के लिए सबसे खतरनाक जो विकार है फल के लिए, फ्रूट के लिए, पूरे प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो कौन सा है? ग्रेनुलेशन है। कौन सा है? ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन का मतलब होता है दानेदार विकार। ग्रेनुलेशन का मतलब क्या होता है? दानेदार विकार होता है।
वो इसी में ऐड हो जाएगी भाई, देखो है ना। चलिए फटाफट लाइक पे जोर दीजिए आप लोग, तो है ना, फिर क्वेश्चन अपने आप ही अच्छे आते रहेंगे, मस्त रहिए। चलिए, तो मैं बात कर रहा था जो माल्टा होता है, स्वीट ऑरेंज होता है। स्वीट ऑरेंज को स्वीट ऑरेंज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड की बजाय मैलिक एसिड ज्यादा होता है, और मैलिक एसिड कैसा होता है? मीठा होता है, स्वीट होता है, इसलिए जो माल्टा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वीट ऑरेंज बोलते हैं। सिट्रिक एसिड की बजाय ज्यादा क्या होता है? मैलिक एसिड ज्यादा होता है, इसलिए माल्टा को स्वीट ऑरेंज बोला जाता है। और माल्टा के फल में जो एक खतरनाक विकार है वो ग्रेनुलेशन है। ग्रेनुलेशन का मतलब जूस परसेंटेज कम हो जाता है। जूस परसेंटेज है वो क्या है? कम हो जाता है, और ये हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर के कारण होता है, अधिक तापमान और अधिक नमी के कारण होता है, और उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उत्तरी भारत के अंदर ये आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी फलों में भी होता है, जैसे लेमन में भी होता है, लाइम में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा माल्टा में देखने को मिलता है, और माल्टा बोले तो स्वीट ऑरेंज के अंदर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्लोरोसिस इज ग्राउंडनट इज ड्यू टू, मूंगफली में हरित माहीनता या हरितहीनता किसके कारण होता है? बताइए। मूंगफली के अंदर जो क्लोरोसिस होती है, जिसको आप हरी माहीनता बोल देते हैं या हरिहीनता बोलते हैं, वो किसके कारण होती है मूंगफली के अंदर? मूंगफली के अंदर हरी माहीनता किसके कारण होती है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, सी ऑप्शन है सल्फर डेफिशिएंसी, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। देखिए क्लोरोसिस आपको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से भी देखने को मिलता है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से भी देखने को मिलता है, मैग्नीज डेफिशिएंसी से भी देखने को मिलता है, आयरन डेफिशिएंसी से भी देखने को मिलता है, और सल्फर डेफिशिएंसी से भी देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत आपको निकल डेफिशिएंसी से भी देखने को मिल ही जाता है। तो इनसे क्या है, आपको इनकी कमी से आपको क्लोरोसिस है वो देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं जो ओल्ड लीफ होती है, निचली पत्तियां होती है, उसकी पत्ती पर अंतःशिरा हरी माहीनता की बात करें, यानी सॉरी, चलो पहले मैं आपको नाइट्रोजन की बता देता हूं। देखो ओल्ड लीफ पे अपने बात करें, कोई भी पौधा है उसकी निचली पत्तियां ओल्ड लीफ पे अपने बात करें, अगर उसमें वी शेप क्लोरोसिस होती है, कैसी क्लोरोसिस होती है? वी शेप क्लोरोसिस होती है ना, वी शेप, ये इस प्रकार की क्लोरोसिस होती है। अगर किसी पौधे की निचली पत्तियों में वी शेप क्लोरोसिस होती है तो आप समझ जाइए ये किसकी कमी है? नाइट्रोजन की कमी होती है। वहीं पे निचली पत्तियों पे मैं बात करूं, निचली पत्तियों पर आपको ओल्ड लीफ के अंदर इंटरविनाइल क्लोरोसिस देखने को मिलती है। इंटरविनाइल क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? अंतःशिरा हरी माहीनता, यानी शिराएं हैं वो तो गहरी हरे रंग की होती है, और बीच बीच से क्या हो जाती है? पत्तियां पीली पड़ जाती है ना, तो इसको हम बोलते हैं अंतःशिरा हरी माहीनता, या पुकरी नेक्रोसिस भी बोल देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं नटखट हरी माहीनता भी बोल देते हैं। पुकरी क्लोरोसिस, नेक्रोसिस नहीं, क्लोरोसिस, यानी नटखट हरी माहीनता भी बोल देते हैं। निचली पत्तियों पर अंतःशिरा हरी माहीनता या इंटरविनाइल क्लोरोसिस देखने को मिलती है, तो आप समझ जाइए ये किसकी कमी है? मैग्नीशियम की कमी है। देखो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से जो वी शेप क्लोरोसिस होती है वो किसी भी पौधे में हो सकती है, लेकिन मैग्नीशियम की कमी से ज्यादातर आपको क्लोरोसिस किस में देखने को मिलती है? रोजेसी फैमिली में देखने को मिलती है। एक तो किसमें देखने को मिलती है? रोजेसी। रोजेसी में कौन आता है? एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, स्ट्रॉबेरी, ये वे सब आते हैं। सेब, नाशपाती, आड़ू, खुमानी, चेरी, स्ट्रॉबेरी, है ना, तो ये सब क्या है? वॉलनट वगैरह, ये सब किस में आते हैं? रोजेसी में। तो रोजेसी में क्लोरोसिस पूछ ले तो आंख बंद करके कर देना मैग्नीशियम की कमी। वहीं ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, जिसको आप सरसों कुल बोलते हैं, सारी गोभी वर्गीय आ जाती है, सरसों आ जाती है, तारामीरा आ जाता है, ठीक है, मूली आ जाती है। तो क्रूसीफेरी के अंदर भी क्लोरोसिस पूछ ले तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से होता है। रोजेसी के सदस्यों में पूछ ले, मैंने बहुत सारे रोजेसी बताए, एक तो गुलाब खुद ही है रोजेसी का, दूसरा सेब, नाशपाती, खुमानी, आड़ू, आलू बखारा, स्ट्रॉबेरी, चेरी, अखरोट वगैरह, ये सब किसके अंदर आते हैं? रोजेसी में आते हैं। तो इनमें क्लोरोसिस पूछ ले तो पक्का आप बताओगे मैग्नीशियम की कमी। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी में पूछ ले तो भी आप किसकी कमी बताओगे? मैग्नीशियम की कमी। और सोलेनेसी के अंदर भी क्लोरोसिस पूछ ले, अंतःशिरा हरी माहीनता पूछ ले तो भी मैग्नीशियम की कमी से। इन तीन कुल का कोई भी सदस्य आ जाए, यहां कम से कम 20 से 25 सदस्य है जो आपके काम के होते हैं ना, 20 से 25 सदस्य जो होते हैं। कौन कौन से? रोजेसी, दूसरा क्रूसीफेरी, और तीसरा सोलेनेसी के जो सदस्य है, इनमें क्लोरोसिस पूछ ले तो मैग्नीशियम की कमी से देखने को मिलती है। ठीक है,
अब उसके अलावा मैं बात करूं जो नई पत्तियां होती है यानी ऊपर वाली पत्तियां होती है, नई पत्तियों के अंदर इंटरविनाइल क्लोरोसिस देखने को मिले, नई पत्तियों में इंटरविनाइल अंतःशिरा हरिमाइनता देखने को मिले तो मैग्नीज की कमी है। पुरानी पत्तियों में इंटरविनाइल क्लोरोसिस देखने को मिले तो मैग्नीशियम की कमी है। ध्यान रखिएगा, नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाइनता मैग्नीज की कमी से देखने को मिलती है, पुरानी पत्तियों के अंदर अंतःशिरा हरिमाइनता यानी इंटरविनाइल क्लोरोसिस मैग्नीशियम की कमी से देखने को मिलता है। मैग्नीशियम वाले जो एग्जाम्पल बताए ना उनको याद कर लेना, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर नई पत्तियों पर थोड़ी सफेद हरिमाहीनता दिखे यानी सफेद रंग लिए हुए हरिमाहीनता दिखे तो ये किसकी कमी है भाई? आयरन की कमी है। और मूंगफली में क्लोरोसिस होती है वो आयरन की डेफिशिएंसी से होती है। तो यहां तो ऑप्शन ही नहीं था, नन ऑफ दीज लिखना था भाई, नन ऑफ दीज लिखना था। चलो कोई बात नहीं, अपने अब लिख लेते हैं। राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन है। राइट आंसर क्या है? यहां पे डी ऑप्शन होगा, जो अभी बनाया है, पहले नहीं बना था। अब आपने गलत आंसर दिया तो भी आपकी बात माननी पड़ेगी कि आपको पहले से आ रहा था। कई बोलेंगे जी मुझे तो आ रहा था लेकिन ऑप्शन में दिखा नहीं। ग्राउंडनट मूंगफली में क्लोरोसिस होती है, वो किसके कारण होती है? आयरन डेफिशिएंसी से होती है। किससे होती है? आयरन डेफिशिएंसी से देखने को मिलती है। डी ऑप्शन राइट होगा इसका। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है तो फिर कौन सा होगा? आयरन डेफिशिएंसी होगा। ठीक है। सल्फर की वजह से येलोइंग आपको चाय के अंदर देखने को मिलती है। सल्फर की वजह से येलोइंग आपको चाय में देखने को मिलती है। आपसे पूछ ले कि टी के अंदर येलोइंग डिसऑर्डर यानी पीलिया विकार किसके कारण होता है, तो आप बोलोगे सल्फर की कमी से। और सल्फर की कमी से जो येलोइंग होती है वो भी न्यू लीफ पे ही होती है, नई पत्तियों पे ही होती है। नई पत्तियों पर ही येलोइंग है वो देखने को मिलती है। निकिल से भी क्लोरोसिस देखने को मिलती है लेकिन टिप पे क्लोरोसिस देखने को मिलती है, शीर्ष पे क्लोरोसिस देखने को मिलती है। ये भी न्यू लीफ पे ही देखने को मिलती है, नई पत्तियों पर ही देखने को मिलती है। क्लोरोसिस से संबंधित जो भी बात थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, फ्रूट क्रैकिंग इन पोमग्रेनेट इज ड्यू टू। अनार में फल फटने की समस्या का क्या कारण है? अनार में फल फटने की समस्या का क्या कारण है, बताओ भाई। बोरॉन डेफिशिएंसी, वाटर इम्बैलेंस, ए व बी दोनों, और कैल्शियम डेफिशिएंसी। बताओ अनार में फल फटने की समस्या का क्या कारण है? अनार में फल फटने की समस्या का क्या कारण है? अनार में फल फटने की समस्या का क्या कारण है? देखो, अनार में फल फटने की जो समस्या, मेन कारण होता है बोरोन की कमी। मेन कारण होता है बोरोन की कमी, और उसके अलावा मैं बात करूं तो नमी का असंतुलन भी होता है। नमी का असंतुलन भी होता है। राइट आंसर तो ठीक है, सी है। लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है, वहां से उठाया हुआ है। लेकिन यहां पे डी ऑप्शन कैल्शियम की कमी है, उसकी भी बात करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, इसलिए मैंने यहां पे दिया है। अनार में फल फटने की समस्या का मुख्य कारण है बोरोन की कमी, और उसके बाद सेकेंडरी जो कारण बनेगा वो क्या होगा? नमी का असंतुलन होगा, वाटर इम्बैलेंस होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अनार के अंदर फल फटने की समस्या का कारण बोरोन की कमी, वाटर इम्बैलेंस यानी नमी का असंतुलन, उसके अलावा कैल्शियम की कमी और पोटास की कमी के कारण भी क्रैकिंग। कैल्शियम की कमी और पोटास की कमी के कारण भी क्रैकिंग देखने को मिलती है पोमग्रेनेट में। अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो पोमग्रेनेट अनार है उसमें मुख्य कारण तो बोरोन की कमी और वाटर इम्बैलेंस है यानी जल का असंतुलन है। लेकिन कैल्शियम की कमी भी उत्तरदायी है और उसके साथ पोटास की डेफिशिएंसी भी उत्तरदायी होती है। इन दो चीजों को दिमाग में साथ में जरूर रखना। बट जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो मेजर कारण ही आपको देने थे, जिस हिसाब से क्वेश्चन के ऑप्शन थे। तो मेजर कारण कौन से? बोरोन की कमी और वाटर इम्बैलेंस। अब देखो, क्रैकिंग की बात भी अपने सलटा लेते हैं, फिर कभी पंगा ना करें, है ना। सेब में बात करें तो सेब में, एप्पल में एक विकार होता है जिसको आप बोलते हैं फ्रूट क्रैकिंग, बिटर पीट एंड फ्रूट क्रैकिंग। बिटर पीट एंड फ्रूट क्रैकिंग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम। तो सेब में जो क्रैकिंग होती है वो किसके कारण होती है? सेब की जो क्रैकिंग होती है वो हमेशा कैल्शियम की कमी से होती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, लीची के अंदर बात करें तो लीची की जो क्रैकिंग है ना वो बोरोन की कमी से, कैल्शियम की कमी से और गर्म हवाओं की वजह से होती है। लीची की क्रैकिंग सुन लेना, बोरोन की कमी से भी होती है, कैल्शियम की कमी से भी होती है और गर्म हवाओं की वजह से भी।
बोरॉन की कमी, कैल्शियम की कमी और हॉट विंड के कारण होती है, गर्म हवाओं के कारण भी होती है। नेक्स्ट अपने बात करें पोमग्रेनेट अनार। अनार में बोरॉन की कमी, कैल्शियम की कमी, पोटेशियम की कमी और नमी के असंतुलन के कारण, लेकिन मुख्य कारण क्या बनेगा? मुख्य कारण बनेगा बोरॉन की कमी और वाटर इंबैलेंस। लाइम की बात करें, नींबू की बात करें, नींबू का मुख्य कारण होता है एक तो नमी का असंतुलन, है ना। ज्यादातर स्ट्रेस यानी पानी की कमी होती है। पहले तो अच्छा मिल रहा था, बाद में स्ट्रेस आ गया, पानी की कमी हो गई, तो हम उसे बोल देंगे वाटर इंबैलेंस। नमी के असंतुलन के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण और लो ह्यूमिडिटी के कारण होता है। नींबू में जो क्रैकिंग होती है, स्प्लिटिंग बोल देते हैं, नींबू का फटना बोल देते हैं। एक तो सोइल मॉइस्चर इंबैलेंस, मृदा नमी का असंतुलन होता है, अधिक तापमान होता है और कम नमी होती है। मटर के अंदर भी क्रैकिंग देखने को मिलती है। मटर में क्रैकिंग का कारण होता है नमी की कमी, मृदा में नमी की कमी। टमाटर की बात करें तो टमाटर में जो फल फटने का कारण होता है एक तो बोरॉन की कमी होता है। टमाटर में फल फटने का कारण एक तो होता है बोरॉन की कमी, दूसरा होता है नमी का असंतुलन, तीसरा होता है अधिक तापमान और चौथा होता है अधिक विकिरणें। जो टमाटर है उसमें फल फटने का कारण मुख्य कौन सा है? बोरॉन की कमी, नमी का असंतुलन, उसके बाद अधिक तापमान और अधिक तीव्रता की सौर विकिरण जो होती है उसके कारण टमाटर में फल फटने की समस्या आती है। अब नेक्स्ट बात करें सतावर की, तो देखिए सतावर के अंदर फल फटने की जो समस्या होती है, एस्पेरेगस में फल फटने की समस्या होती है, बोरॉन की कमी होती है और हैवी सॉइल यानी भारी मृदा होती है और कमजोर जल निकास होता है और तापमान के अधिक उतराव चढ़ाव के कारण स्थावर में तना पड़ जाता है। गाजर की बात करें, कैरेट की बात करें तो गाजर की जड़ बोरॉन की कमी से, अधिक नाइट्रोजन से और नमी के असंतुलन से फटती है। बोरॉन की कमी, अधिक नाइट्रोजन और नमी के असंतुलन से फटती है। उसके अलावा हम बात करें बील की, है ना, जो बील फ्रूट होता है उसमें फल फटने का कारण होता है बोरॉन की कमी और मॉइस्चर इंबैलेंस। बोरॉन की कमी और मॉइस्चर इंबैलेंस होता है, ठीक है। उसके अलावा देखो और किसमें फल फटने की समस्या होती है? चेरी में नमी के असंतुलन के कारण होता है, अंजीर में नमी के असंतुलन के कारण होता है, अंगूर के अंदर नमी के असंतुलन के कारण होता है, एवाकाडो में नमी के असंतुलन के कारण होता है, खजूर में नमी के असंतुलन के कारण होता है, स्वीट पोटैटो शकरकंद में भी नमी के असंतुलन के कारण, मॉइस्चर इंबैलेंस के कारण फल फटता है। और जो पीच होता है यानी जो आड़ू होता है उसमें गर्म हवाओं के कारण फल फट जाता है। गर्म हवाओं के कारण क्या है? फल फट जाता है। चलिए, तो ये फल फटने से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर ये ध्यान रखोगे तो कभी आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें लिटिल लीफ इन, नहीं लिखना था, इज लिखना था। लिटिल लीफ इज ड्यू टू छोटी पत्ती विकार किसके कारण होता है? लिटिल लीफ विकार है वो किसके कारण देखने को मिलता है? बताइए, लिटिल लीफ विकार है वो किसके कारण देखने को मिलता है? छोटी पत्ती विकार, छोटी पत्ती विकार किसके कारण देखने को मिलता है? मोस्ट ऑफ फसलों में छोटी पत्ती विकार जिंक की कमी से होता है। मोस्ट ऑफ फसलों में छोटी पत्ती विकार लिटिल लीफ है वो किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है। राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन। नींबू वर्गीय फलों में जाओगे तो जिंक की कमी और उसके बाद दूसरे नंबर पे कॉपर की कमी के कारण देखने को मिलता है। सिट्रस में जिंक की कमी और उसके बाद दूसरे नंबर पे कॉपर की कमी के कारण देखने को मिलता है। ये सिट्रस के लिए बात है, नींबू वर्गीय फलों के बात के लिए बात है। और बैंगन में बात करें तो बैंगन के अंदर जो लिटिल लीफ है, छोटी पत्ती विकार है, वो माइकोप्लाज्मा, एमएलओ जिसको बोलते हैं या फाइटोप्लाज्मा बोलते हैं, उसके कारण होता है। और बैंगन में ये जो रोग है वो किससे फैलता है? लीफ होपर, पत्ती के फुदके से फैलता है, जिसको आप जैसिड कहते हैं। सभी फसलों के अंदर लिटिल लीफ यानी छोटी पत्ती विकार जिंक की कमी से होता है। सिट्रस में जिंक और उसके बाद कॉपर की कमी से देखने को मिलता है। और ब्रिंजल बैंगन की बात करें तो बैंगन में जो लिटिल लीफ होता है वो माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। और एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलने का कारण क्या होता है? इसका लीफ हॉपर यानी पत्ती का फुदका होता है। ठीक है, लीफ हॉपर से एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर ये फैलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
इसका राइट आंसर क्या था? ए ऑप्शन है वो राइट था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, सिट्रस डाइबेक इज ड्यू टू, नींबू वर्गीय फलों में उल्टा सूखा रोग विकार किसके कारण होता है? जिसको आप जेंथीमा भी बोल देते हैं, अमोनिनेशन भी बोल देते हैं, जेंथीमा भी बोल देते हैं, अमोनिनेशन भी बोल देते हैं। ये किसके कारण होता है? ए ऑप्शन है कॉपर डेफिशिएंसी के कारण, बी ऑप्शन है कोलेटोट्राइकम गोलियोस्पोरिडस कवक के कारण, सी ऑप्शन है दोनों ही कारण है, डी ऑप्शन है मोलिब्डेनम कारण है। बताओ राइट आंसर क्या होगा? ये डाइबेक जो है उल्टा सूखा विकार है, ये गुलाब में भी होता है और नींबू में भी होता है। गुलाब में भी होता है और किसमें होता है? नींबू के अंदर भी होता है। इसमें क्या होता है? पौधे की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर सूखने लग जाती है, ठीक है। अगर आप इसे काट के अलग नहीं करोगे और उपचार नहीं करोगे तो पूरे पौधा क्या है? मर जाएगा, खतरनाक होता है ये। देखो ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज मान सकते हैं आप इसको, एक संयुक्त रोग मान सकते हैं। गुलाब में भी होता है और सिट्रस में भी होता है, और ये कॉपर की कमी और कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होता है। कॉपर की कमी भी उत्तरदायी होती है, कॉपर की डेफिशिएंसी भी इसके लिए उत्तरदायी होती है, और इसके अलावा कवक है वो भी इसके लिए क्या है? उत्तरदायी होता है। ये बात सिट्रस में भी लागू होती है और ये बात गुलाब के अंदर भी लागू होती है। तो सिट्रस में कॉपर डेफिशिएंसी, गुलाब में भी कॉपर डेफिशिएंसी, कवक दोनों के अंदर अलग अलग होता है। सिट्रस में कोलेटोट्राइकम होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन है वो आपका राइट आएगा। लेकिन आप तो सीधा याद रखो कि गुलाब और नींबू वर्गीय फलों में जो डाइबेक होता है एक मेजर डिसऑर्डर है। ये किससे होता है? तो बोलेंगे कॉपर डेफिशिएंसी से, और इसके अलावा हम बात करें तो फंगस से होता है। अब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंजीसाइड डालोगे तो कॉपर भी मिल जाएगा, यानी कोई भी कॉपर युक्त कवकनाशी डालोगे तो कॉपर भी मिल जाएगा और उस कवक का खात्मा भी हो जाएगा। तो इसके उपचार के लिए आप कॉपर युक्त कवकनाशी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कॉपर कंटेंट फंजीसाइड है उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सिंपल है, बस मैचिंग करनी है। टमाटर के विकार दिए हुए, ब्लॉसम एंड रोट, केटफेस, फ्रूट क्रैकिंग, पफ्फीनेस, गोल्ड फ्लेक और ब्लोची राइपनिंग। सबसे पहले आप बताओ ब्लॉसम एंड रोट किसके कारण होता है? ब्लॉसम एंड रोट किसके कारण होता है? ब्लॉसम एंड रोट किसके कारण होता है? बताइए भाई, फटाफट बताइए, ब्लॉसम एंड रोट किसके कारण होता है? फटाफट, का आपके पास ऑप्शन है। देखो ये जो ब्लॉसम एंड रोट है, ये ग्रीन हाउस यानी ग्रीन हाउस या पॉली हाउस, उनका क्या है? सबसे खतरनाक डिसऑर्डर है, बहुत खतरनाक डिसऑर्डर है। किसका? ग्रीन हाउस और पॉली हाउस का। आपसे पूछ ले ब्लॉसम एंड रोट सबसे ज्यादा कहां होता है, तो आप बोलोगे भी ये तो जनरली क्या है? ग्रीन हाउस पॉली हाउस के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ब्लॉसम एंड रोट का जिनका आंसर कैल्शियम डेफिशिएंसी आ रहा है, यानी सी ऑप्शन आ रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। वैसे ये कैल्शियम की कमी और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अधिक तापमान के कारण भी होता है और मॉइस्चर के इम्बैलेंस के कारण भी होता है। मेन रीजन तो कैल्शियम की कमी होती है, लेकिन इसके अलावा अगर अपने बात करें तो हाई टेम्परेचर भी होता है और कहीं ना कहीं मॉइस्चर इम्बैलेंस होता है, उसके कारण भी होता है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है केट फेस। बताओ केट फेस किसके कारण होता है? अगला बताओ केट फेस किसके कारण होता है? केट फेस है वो किसके कारण होता है? फटाफट बताओ, केट फेस किसके कारण होता है? केट फेस नहीं भाई, कैल्शियम ऑक्सोलेट की विषाक्तता। डी वाले तो गलत बिल्कुल आंसर देने, सोच के आंसर दो। केट फेस किसके कारण होता है? केट फेस जो होता है ना, ये पर्यावरणीय तनाव की वजह से होता है, इन्वायरमेंटल एडवर्स कंडीशन की वजह से होगा। राइट आंसर क्या होता है? ई ऑप्शन है वो इसका राइट होगा। बताएंगे, इनकी फोटो दिखाएंगे किस तरह से होता है। फ्रूट क्रैकिंग तो अभी हम पार निकले हैं। फ्रूट क्रैकिंग टोमेटो के अंदर बोरॉन डेफिशिएंसी के कारण होता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था मॉइस्चर इम्बैलेंस के कारण, हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी के कारण होता है, यानी बोरॉन की कमी और अनियमित नमी और उसके अलावा अधिक तापमान और अधिक जो विकिरण है उनकी तीव्रता। पफ्फीनेस की बात करें तो पफ्फीनेस जो जनरली है ये टेम्परेचर में बहुत ज्यादा उतराव चढ़ाव होता है उसके कारण होता है।
तापमान में बहुत ज्यादा उतराव चढ़ाव होता है, उसके कारण देखने को मिलता है, बहुत अधिक तापमान में उतराव चढ़ाव होता है। गोल्ड फ्लेक, भाई विकार है, तुम लोगों को भी समझा रहा हूं, मत पिया करो, है ना। तो गोल्ड फ्लेक है वो किसके कारण होता है? गोल्ड फ्लेक है वो किसके कारण होता है? गोल्ड फ्लेक होता है कैल्शियम ऑक्सोलेट की विषाक्तता, कैल्शियम और पोटास की कमी के कारण होता है। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन है वो राइट होगा। गोल्ड फ्लेक का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन है वो राइट होगा, ध्यान रखिएगा। और गोल्ड फ्लेक एक विकार है। गोल्ड फ्लेक क्या है? एक विकार है। ब्लोची राइपनिंग यानी फल ढंग से पकता नहीं, अभी फोटो दिखाएंगे। तो ब्लोची राइपनिंग किसकी कमी से होता है? पोटास, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही बचा है ना, पोटास की कमी से होता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ब्लोची राइपनिंग है वो जनरली आपको पोटास की कमी से देखने को मिलता है। चलिए, हो गया क्लियर? आगे मैंने आंसर लिख दिए हैं, देख लेना। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो, केट फेस कुछ इस तरह का होता है, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशन होती है, टेम्परेचर में भी फ्लक्चुएशन होता है, उसके कारण होता है। ब्लॉसम एंड रोट जो फल का किनारा होता है उसमें क्या है, जनरली आपको रोटिंग सी देखने को मिलती है। वैसे ये वाटरमेलन में, तरबूज में भी होता है, मस्क मेलन खरबूजा में भी होता है, और कैल्शियम की कमी से ही होता है, अधिक तापमान के कारण ही होता है, और मॉइस्चर इम्बैलेंस के कारण होता है। टमाटर में भी होता है, वाटरमेलन और मस्क मेलन में भी होता है। क्रैकिंग आप देख ही रहे हैं। पप्पीनेस यानी पप्पी स्पॉट्स है वो बन जाते हैं, इसको पप्पीनेस बोलते हैं। पप्पीनेस भी बहुत ज्यादा तापमान के उतराव चढ़ाव के कारण होता है। लोची राइपनिंग में क्या होता है, फल ढंग से पकता नहीं है, बीच बीच में ये येलो येलो पार्ट है नहीं, ये कठोर रह जाते हैं, कठोर रह जाते हैं। जब कुकिंग करते हैं तो भी ढंग से नहीं पकते हैं, अगर हम ताजा भी खाते हैं तो ऐसे आपको कठोर सा भाग लगता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? लोची राइपनिंग बोल देते हैं। और बात रही गोल्ड फ्लेक, तो ऐसे छोटे छोटे गोल्डन कलर के फ्लेक बन जाते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? गोल्ड फ्लेक बोल देते हैं। तो ये दिखने में कुछ इस प्रकार के डिसऑर्डर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ब्लाइंड वुड या ब्लाइंड शूट इज डिसऑर्डर ऑफ। ब्लाइंड वुड या ब्लाइंड शूट किसका विकार होता है? जैसे गोभी में ब्लाइंडनेस होता है ना, गोभी के अंदर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर होता है, वैसा ही यहां पे पूछा गया आपसे, वैसा ही यहां पूछा गया आपसे। क्लास में दिखता ही नहीं है, दिखता क्यों नहीं है भाई? क्लियरिटी बढ़ा लो, यूट्यूब बहुत सारे ऑप्शन देता है ना आपको। वीडियो क्लियरिटी नहीं आ रही, पता नहीं भाई, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, बस पढ़ाना आता है, मैंने चला लिया और स्टार्ट कर दिया। अब क्लियरिटी आप कुछ एडजस्ट कर लो, इतना तो कर ही लोगे। चलिए, यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा उस पे ध्यान दो, ब्लाइंड वुड या ब्लाइंड शूट, यानी ब्लाइंड वुड या ब्लाइंड शूट किसका विकार है? ए ऑप्शन है रोज यानी गुलाब का, बी ऑप्शन है कार्नेशन, सी ऑप्शन है ग्लेडुलस, और डी ऑप्शन है क्राइसेंथेमम यानी गुलदावदी। वैसे ब्लाइंडनेस जो विकार है ना वो तो गोभी का है, और गोभी का ब्लाइंडनेस और ये ब्लाइंड शूट या फिर अपने ब्लाइंड वुड की बात करें, एक ही बात होती है। ब्लाइंड वुड या ब्लाइंड स्टेम, इनका मतलब क्या होता है? देखो, इनका मतलब होता है जो टिप होता है वो डैमेज हो जाता है, जो टिप होता है वो क्या है? डैमेज हो जाता है, लो टेम्परेचर से, कम तापमान से, मैकेनिकल इंजरी से, कोई यांत्रिक नुकसान से, या कोई इंसेक्ट इसको डैमेज कर देता है, हीट डैमेज, कोई रोग इसको खराब कर देता है, तो ये क्या आती है? बड खराब हो जाती है। तो यहाँ पे फ्लावर आना होता है वो नहीं आता है, फ्लावर आना होता है वो नहीं आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड वुड या फिर ब्लाइंड शूट बोल देते हैं। ऐसा ही ब्लाइंडनेस गोभी में सेम ही बात होती है, ठीक है। और ये किसका विकार है? रोज का विकार है, गुलाब का विकार है। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है वो आपका राइट है, यानी ये गुलाब का विकार है। क्लियर है? कार्नेशन का नहीं है भाइयों, ये किसका है? गुलाब का है। आप देख लो, ब्लाइंड वुड या जिसको ब्लाइंड शूट बोलते हैं, लो टेम्परेचर के कारण होता है, अधिक तापमान के कारण भी बर्ड डैमेज हो सकती है, कोई मैं बात कर रहा हूं इंसेक्ट भी नुकसान पहुंचा सकता है, मैकेनिकल यांत्रिक नुकसान हो सकता है, कैसे भी करके बड डैमेज होगी, जहां फूल बनना था वहां फूल नहीं बना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड शूट बोल देते हैं या ब्लाइंड वुड बोल देते हैं। और गोभी के अंदर इसी प्रकार की समस्या होती है, उसको ब्लाइंडनेस बोलते हैं, यानी बड डैमेज हो जाएगी, जहां गोभी लगनी थी वहां गोभी नहीं लग पाएगी, तो उसको आप क्या बोल देंगे? उसी को तो आप क्या बोलेंगे? ब्लाइंडनेस बोल देते हैं। सेमी तो बात है। वैसे तो गुलाब में बालिंग भी होता है, ये हाई ह्यूमिडिटी के कारण होता है, ये कभी नेक्स्ट बताएंगे। बालिंग भी होता है, ये तो साथ में फोटो पड़ी थी, कौन हटाता ना, साथ में ले आए।
कार्नेशन ऑप्शन में था ना, कार्नेशन का जो सबसे खतरनाक विकार है और जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है वो कौन सा है? क्लेक्स स्प्लिटिंग है। कौन सा है? क्लेक्स स्प्लिटिंग है। ध्यान रखना, क्लेक्स का मतलब ये जो हरे वाले होते हैं नहीं तो आप कैलेक्स बोलते हैं, रंगीन वालों को तो कोरोला बोलते हैं। जिस सब में बड होती है उस सब में क्या है? ये कैलेक्स फट जाता है भाई, फूल का सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, ये जनरली दो कारणों से देखने को मिलता है। एक तो क्या होता है, नाइट टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, रात का तापमान है वो क्या है? बहुत कम हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तब देखने को मिलता है। दूसरा, ये अनुवांशिक कारण भी हो सकता है, अनुवांशिक विकार भी है। और तीसरा क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वो भी मैटर करता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर में तो सबसे मेन चीज यही है कि टेम्परेचर जब 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है रात में तो आपको कैलेक्स स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। जेनेटिकल कारण भी होगा, अनुवांशिक कारण भी होता है और न्यूट्रिशनल फैक्टर भी होता है। और कार्नेशन का सबसे खतरनाक विकार यही है, ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है और कोई दूसरा नहीं पूछा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पूछ ले तो स्लिपीनेस पूछ लिया जाता है। स्लिपीनेस जनरली कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से होता है। इथाइलिन की वजह से भी होता है और अधिक तापमान की वजह से भी होता है। कैल्शियम की कमी, इथाइलिन की अधिकता की वजह से और अधिक तापमान की वजह से देखने को मिलता है स्लिपीनेस विकार। यह भी कार्नेशन का विकार है, लेकिन आपसे ब्लाइंड वुड या ब्लाइंड शूट पूछा था वो गुलाब का है। और कार्नेशन का जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, क्लेक्स स्प्लिटिंग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी बहुत बार जाता है। नेक्स्ट, गाजर के विकार दिए हुए हैं आपको, यहां पे बस मैचिंग करनी है, जैसा मैचिंग पहले कर रहे थे वैसा ही अब कर दो। कैरेट स्प्लिटिंग पीछे पढ़ चुके हो, गाजर का फटना, ये देखो। दूसरा है कैविटी स्पॉट, जो यूरोपियन गाजर होती है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। छोटे वाली गाजर जो ऑरेंज से कलर की होती है, ज्यादा विटामिन ए वाली होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैविटी स्पॉट। तीसरा है बिटरनेस, कड़वापन गाजर का। चौथा है फोर्किंग या फेंगिंग। फेंगिंग या फोर्किंग ऐसी कैसे कई टांगे सी अंगुलियां सी बन जाना, इसको क्या बोल देते हैं? फोर्किंग बोल दिया जाता है। तो बताइए, कैरेट स्प्लिटिंग किससे होता है? गाजर का फटना। अभी हम बात कर रहे थे बोरॉन डेफिशिएंसी से होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैविटी स्पॉट। कैविटी स्पॉट जनरली किससे देखने को मिलता है? आप देख रहे हैं ये कैविटी स्पॉट है, छोटे छोटे जो धब्बे देखो। कैरेट स्प्लिटिंग मैंने आपको पीछे बता दिया था। कैरेट स्प्लिटिंग गाजर के फटने का जो मुख्य कारण है वो आपको बता दिया था। एक तो बोरॉन की कमी बताया था, उसके अलावा आपको मॉइस्चर इम्बैलेंस बताया था, यानी नमी का असंतुलन बताया था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको बताया था अधिक तापमान, मृदा का तापमान अगर अधिक हो गया तो भी क्या हो जाएगी? गाजर है उसके फटने की संभावना रहेगी। तो कैरेट स्प्लिटिंग है वो बोरोन की कमी से भी होता है, नमी के असंतुलन से भी होता है और मिट्टी के अधिक तापमान के कारण भी होता है। प्लस आप एक चीज और लिख सकते हैं, बोरोन डेफिशिएंसी के साथ जो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है, पीछे हमने बात की थी नाइट्रोजन की अधिकता। नाइट्रोजन की अधिकता, मृदा का अधिक तापमान, नमी का असंतुलन तो है ही, लेकिन बोरोन की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता तो मुख्य कारण बन ही जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैविटी स्पॉट। कैविटी स्पॉट है मेनली किसके कारण होता है? कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसके अलावा और क्या कारण बन जाते हैं? और कारण बन जाते हैं मृदा का अधिक तापमान, इसका भी कारण बन जाता है। कैविटी स्पॉट का भी मृदा का तापमान, अधिक तापमान कारण बन जाता है। नमी का असंतुलन यानी स्पेशली नमी की कमी भी इसका कारण बन जाता है। और कैविटी स्पॉट का भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की अधिकता कारण होता है। नाइट्रोजन की अधिकता कारण होता है, यानी सेम से रीजन ही है यहाँ पे। लेकिन वहां पे बोरोन डेफिशिएंसी मेजर थी, कैविटी स्पॉट के अंदर कैविटी स्पॉट में कैल्शियम डेफिशिएंसी मेजर है और कैरेट स्प्लिटिंग में बोरोन डेफिशिएंसी मेजर है। बाकी और कारण सेम ही है, जैसे नाइट्रोजन की अधिकता दोनों के अंदर ही, नमी का असंतुलन दोनों के अंदर ही और अधिक तापमान दोनों के अंदर ही होता है। बिटरनेस किस कारण होती है? ज्यादा इथिलीन प्रोड्यूस हो जाता है तो उससे गाजर ज्यादा पक जाती है, कड़वी हो जाती है। अधिक इथिलीन प्रोडक्शन के कारण क्या होता है? गाजर खाने के अंदर कड़वी हो जाती है, तो इसका डी होगा। फोर्किंग या फेंगिंग किसके कारण होता है? देखो, फोर्किंग या फेंगिंग, अब जैसे ये जड़ बढ़ रही है, अगर इस जड़ को बढ़ने से कोई रोकेगा तो क्या रोकेगा? कठोर मृदा या कंकड़ पत्थर वाली मृदा या मिट्टी के अंदर आपने मतलब प्रॉपर अपघटित खाद नहीं डाली, यानी मतलब प्रॉपर डिकम्पोज मैन्योर है वो नहीं डाला, तो इस कारण क्या होता है? जड़ें हैं वो सीधी न बढ़ के उसकी कई टांगे सी अंगुलियां सी निकल जाती है। हार्ड सॉइल जो होती है जिसके अंदर स्टोन होते हैं या आपने प्रॉपर डिकम्पोज मैन्योर नहीं डाला है, इसके कारण आपको फोर्किंग या फेंगिंग देखने को मिलती है। तो इसका राइट कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन है वो राइट होगा।
तो कैरेट्स के अंदर ये डिसऑर्डरों के ये कारण हैं। ठीक है। सीड रेट ऑफ हाइब्रिड ओकरा, संकर भिंडी की बीज दर होती है। ए ऑप्शन है 5 से 6 किलो पर हेक्टेयर, बी ऑप्शन है 2.5 किलो पर हेक्टेयर, सी ऑप्शन है 8 से 12 किलो पर हेक्टेयर और डी ऑप्शन है 18 से 20 किलो पर हेक्टेयर। बताइए जो हाइब्रिड ओकरा होता है यानी संकर भिंडी है उसकी बीज दर क्या होगी? ये बिहार वालों के लिए भी है, ये सबके लिए, वेजिटेबल क्रॉप बदलेगी नहीं आपकी, है ना, सेम की सेम ही रहनी है। बताइए सीड रेट ऑफ हाइब्रिड ओकरा, संकर भिंडी की बीज दर कितनी होती है? संकर भिंडी की बीज दर कितनी होती है? आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं वो गलत करेंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। देखिए अगर हम ग्रीष्म ऋतु में भिंडी लगाते हैं, आपको ही पता है ओकरा है वो जायद में और खरीफ में दोनों ही सीजन में लगती है। वैसे तो डे न्यूट्रल क्रॉप है, भिंडी है वो डे न्यूट्रल क्रॉप है। हम ये कहेंगे कि प्रकाश के लिए तो जनरली असंवेदनशील होती है यानी फोटो इनसेंसिटिव होती है। प्रकाश के लिए तो असंवेदी होती है, फोटो इनसेंसिटिव होती है, लेकिन बट थर्मो सेंसिटिव होती है, ताप के प्रति संवेदनशील होती है। देखो जो ओकरा है वो डे न्यूट्रल क्रॉप है, दिवस निष्प्रभावी, और जो दिवस निष्प्रभावी है उन पे प्रकाश का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम बोल सकते हैं लाइट इनसेंसिटिव यानी प्रकाश के प्रति असंवेदी है। लेकिन ध्यान रहे थर्मो सेंसिटिव है यानी ताप के प्रति संवेदी है, कम तापमान को सहन नहीं कर सकती, इसलिए आप इसे शीत ऋतु में नहीं लगाते हैं। बाकी तो ग्रीष्म ऋतु में भी लगाते हैं और वर्षा ऋतु में भी लगाते हैं, यानी समर सीजन में भी लगाते हैं और रेनी में, समर बोले तो जायद में भी लगाते हैं। जब आप ग्रीष्म ऋतु में लगाएंगे या फिर आप जायद में लगाएंगे, ग्रीष्म या जायद की बात है ना, समर सीजन में लगाएंगे, तब सीड रेट कितनी रखते हैं? 18 से 20 किलो पर हेक्टेयर रखते हैं। कारण ये होता है कि समर सीजन के दौरान क्या होता है, सॉइल में मॉइस्चर कम होता है, मिट्टी में नमी कम होती है, अंकुरण प्रतिशत कम आता है। दूसरा पौधे का फैलाव कम होता है, इस वजह से हमें जो डिस्टेंस है वो कम रखनी पड़ती है, यानी पौधरोपण दूरी कम रखनी पड़ती है, इस वजह से बीज दर क्या है, ज्यादा लगती है। तो वर्षा ऋतु क्या ग्रीष्म ऋतु की जो भिंडी होती है, समर सीजन की जो भिंडी होती है उसकी बीज दर होती है 18 से 20 किलो होती है। वहीं पे वर्षा ऋतु की बात करें, रेनी सीजन की ओकरा की बात करें, तो वर्षा ऋतु का जो भिंडी है उसका बीज दर 8 से 12 किलो पर हेक्टेयर होता है, 8 से 12 किलो। ये तो है समर सीजन के लिए, ग्रीष्म ऋतु के लिए, ग्रीष्म ऋतु के लिए यानी आप समर सीजन बोलते हैं आप इसे। समर सीजन के लिए तो 18 से 20 किलो पर हेक्टेयर होता है। वर्षा ऋतु के लिए बात करूं, रेनी सीजन के लिए बात करूं यानी खरीफ के लिए, तो बीज दर कितनी रखते हो? 8 से 12 किलो पर हेक्टेयर। समर के कंपैरिजन में गर्मी की तुलना में कम क्यों रखते हैं? क्योंकि मृदा नमी ज्यादा है, अंकुरण प्रतिशत भी अच्छा आएगा, पौधे का फैलाव भी ज्यादा होगा, पौधरोपण दूरी ज्यादा रखोगे, इस वजह से बीज दर कम रखना होता है, 8 से 12 किलो। ये वर्षा ऋतु के दौरान की बात है। वर्षा ऋतु में आप ये बीज दर रखते हो, यानी रेनी सीजन में आप ये सीड रेट रखोगे। ठीक है। अब देखो हाइब्रिड ओकरा पूछा गया था आपसे, संकर जो भिंडी है उसकी बीज दर पूछी गई थी, और संकर भिंडी की बीज दर होती है 2.5 किलो पर हेक्टेयर होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन है वो राइट होगा। अब देख लो कितने लोगों का आंसर सही था। जो संकर भिंडी होती है, हाइब्रिड ओकरा होता है, उसकी सीड रेट आप कितनी रखते हो? 2.5 किलो पर हेक्टेयर रखते हो, 2.5 kg पर हेक्टेयर रखते हो। रेनी सीजन वर्षा ऋतु वाली की 8 से 12 किलो पर हेक्टेयर रखते हो, और समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु वाली की बीज दर कितनी रखते हो? 18 से 20 किलो पर हेक्टेयर रखते हो। ये अच्छे से याद कर लेना। मैं डैम श्योर था कि आप लोगों को हाइब्रिड ओकरा की सीड रेट नहीं पता है, यानी संकर भिंडी है उसकी बीज दर आप लोगों को नहीं पता है। आपने ग्रीष्म भिंडी की सीड रेट रट रखी होगी, और जो वर्षा ऋतु की भिंडी है उसकी सीड रेट रट रखी होगी, लेकिन आप हाइब्रिड ओकरा की सीड रेट पढ़ते ही नहीं है। और ये अच्छे से आप याद कर लेना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों के पास ये क्वेश्चन नहीं था, है आसान लेकिन नहीं था। ओकरा के लिए मैंने बताया डे न्यूट्रल प्लांट है, दिवस निष्प्रभावी पौधा है, यानी फोटो इनसेंसिटिव है, यानी प्रकाश असंवेदी है, लेकिन कम तापमान में नहीं लगा सकते, इसलिए सर्दियों में भिंडी कभी भी नहीं लगती है। तो हम कह सकते हैं थर्मो सेंसिटिव है, यानी ताप संवेदी है, प्रकाश असंवेदी है, यानी फोटो इनसेंसिटिव है, और थर्मो क्या होती है? सेंसिटिव होती है। ओकरा के लिए आप हमेशा यही बात बोलते हो। ये दोनों जो चीज मैं बोल रहा हूं ना वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? एक तो बोला कि ये थर्मो सेंसिटिव होती है, ताप संवेदी होती है, और प्रकाश असंवेदी होती है, यानी थर्मो तो सेंसिटिव है और फोटो इनसेंसिटिव होती है। ध्यान रखिएगा,
शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, जाहिर सी बात है ये प्रकाश से प्रभावित होते हैं। प्रकाश से प्रभावित होते हैं तो आप इनको फोटोसेंसिटिव बोलेंगे, इनको प्रकाश संवेदी बोलेंगे हमेशा। शॉर्ट डे प्लांट को और लॉन्ग डे प्लांट को आप प्रकाश संवेदी यानी फोटोसेंसिटिव बोलेंगे, और डे न्यूट्रल को आप हमेशा क्या बोलेंगे, प्रकाश असंवेदी फोटो इनसेंसिटिव बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रकाश से प्रभावित होता है। लॉन्ग डे इसको मिल गया तो इसमें पुष्पन नहीं होगा, इसको शॉर्ट डे मिल गया तो इसमें पुष्पन नहीं होगा। इसको कैसा भी प्रकाश मिले, पुष्पन होना है, फ्लावरिंग होनी है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, प्रकाश असंवेदी यानी फोटो इनसेंसिटिव बोलते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, निम्न में से गलत कथन है। आपको गलत कथन चुनना है, एक साथ कई सारे क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, गलत कथन है वो बताना है। ए ऑप्शन, स्वपरागित सब्जियां, टमाटर, मटर, चंवला, सेमफली, ग्वार, लेट्यूस। इंग्लिश में देखो, सेल्फ पॉलिनेटेड वेजिटेबल्स में टोमेटो, पी, काउपी, बीन, क्लस्टर बीन और लेट्यूस। हवा द्वारा परागित जो होती है, जिनको आप एनिमोफिलस बोलते हैं, जैसे पालक, चौलाई, सलजम, चुकंदर। विंड पॉलिनेटेड या जिसको आप एनिमोफिलस बोलते हैं, स्पिनच, एमरेंथस, टर्निप और बीटरूट। तीसरा ऑप्शन है कीटों द्वारा परागण यानी एंटमोफिलस में कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन। इंग्लिश में बोलें तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड है यानी एंटमोफिलस है, कुकरबिट्स वेजिटेबल है, उसके अलावा कोल क्रॉप्स है यानी गोभी वर्गीय सब्जियां, कोल क्रॉप्स है, कैरेट्स है, रेडिस है, अनियन है, गार्लिक है। डी ऑप्शन है ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड, ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड यानी बहुधा पर परागित में आलू, भिंडी, बैंगन यानी पोटैटो, ओकरा, ब्रिंजल है। ये ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई सा भी गलत नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। फिर मैं आपको जो सब्जियों में पॉलिनेशन है उसको कैसे याद किया जाता है वो तुरंत बता दूंगा, आपको सारे के सारे एक साथ याद हो जाएंगे। सब्जियों में पॉलिनेशन आपको सारे के सारे एक साथ याद हो जाएंगे, कौन सी सब्जी किस प्रकार का पॉलिनेशन रखती है वो आपको एक साथ याद हो जाएगा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको यहां पर गलत लग रहा है। देखिए, अगर हम सेल्फ पॉलिनेटेड की बात करें, अगर हम सेल्फ पॉलिनेटेड की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेटेड यानी स्वपरागित में पहले तो देखो आपको ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड देखना चाहिए हमेशा। ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड को निकालने के बाद हम सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड है उनको तुरंत एक ही लाइन में याद कर सकते हैं। देखो बहुधा पर परागित, आलू देखो बहुधा पर परागित नहीं है, आलू स्वपरागित है। जो आप रोंग स्टेटमेंट देख रहे हैं, रोंग स्टेटमेंट तो मिल ही गया, पहली ही बात में अपने को मिल गया। डी ऑप्शन है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। आलू में स्वपरागण होता है, ध्यान रखिएगा, बहुधा पर परागण नहीं होता है। भिंडी में बहुधा पर परागण होता है, बैंगन में बहुधा पर परागण होता है, और सब्जियों में, मिर्च में और बहुधा पर परागण होता है। अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो ओकरा, ब्रिंजल और चिल्ली के अंदर आपको ओपन क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ये दो तो ठीक थे, आलू की वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम सबसे पहले तो ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड देख लेते हैं। वेजिटेबल में ओकरा होता है, ब्रिंजल होता है, चिली होता है, इसको याद रखिए। उसके बाद में देखो जितने भी सोलेनेसी है, जितने भी बीन है, जितने भी सोलेनेसी है, जितने भी बीन है वो सारे के सारे सेल्फ पॉलिनेटेड है, स्वपरागित है। अब सोलेनेसी में टमाटर है, बीन में मटर, चंवला, सेमफली, ग्वार, ये सब बीन में तो आते हैं। तो मैंने कहा जितने भी सोलेनेसी है, किसको, बैंगन और मिर्च को छोड़ के, यहां आलू भी आ जाएगा, पोटैटो भी आ जाएगा। जितने सोलेनेसी है वो सब सेल्फ पॉलिनेटेड है, जितने सोलेनेसी है वो सब सेल्फ पॉलिनेटेड है, ध्यान रखिएगा। अब हम चलें नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, हवा द्वारा परागण एनिमोफिलस। देखो सीधा सा याद रखो आप, तो जितने भी एमरेंथेसी फैमिली के, चिनोपोडियेसी फैमिली के हैं वो सारे के सारे क्रॉस पॉलिनेटेड है और विंड से ही पॉलिनेशन होता है। जितने भी एमरेंथेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी जो चिनोपोडियेसी है वो भी तो आजकल किसमें मिल गई, एमरेंथेसी में। तो एमरेंथेसी वाले सारे के सारे क्या है, विंड पॉलिनेटेड है, हवा द्वारा परागित है, विंड पॉलिनेटेड है। इसमें पालक आ जाएगा, चौलाई आ जाएगा और चुकंदर आ जाएगा। पालक, चौलाई और चुकंदर ये किसके अंदर है, बथुआ भी आ जाता है इसमें। ये क्रॉस पॉलिनेटेड, चिनोपोडियेसी आजकल एमरेंथेसी में मिल गया है। एमरेंथेसी कुल पूरे का पूरा क्रॉस पॉलिनेटेड है और हवा द्वारा परागित होता है। आपको एक एक सब्जी याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम बात करें कीटों द्वारा परागण जो एंटमोफिलस होते हैं, कुकरबिट्स और क्रूसीफेरस। कुकरबिट्स, क्रूसीफेरस, एलियेसी और एपीएसी, एलियेसी और एपीएसी। देखो कुकरबिटेसी, क्रूसीफेरी, एलियेसी और एपीएसी क्रॉस पॉलिनेटेड है और पॉलिनेशन हनी बी से ही होता है, मधुमक्खी से ही होता है।
परपरागित है और मधुमक्खी द्वारा परागित होता है। देखो कुकुरबिट्स तो आप जानते हैं, और क्रूसीफेरी में गोभी वर्गीय आ जाता है, उसके अलावा मूली आ जाती है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं एलियेसी, एलियेसी में क्या है, एलियेसी में प्याज, लहसुन, लीक, सैलोट आ जाएगा। और इसके अलावा मैंने एपीएसी बोला जिसमें गाजर, सलरी वगैरह ये आ जाएंगे। तो एपीएसी, एलियेसी, क्रूसीफेरी और जो कुकुरबिटेसी एक क्रॉस पॉलिनेटेड कुल है और इनमें परागण मधुमक्खी द्वारा होता है। इसमें सारी सब्जियां आ गई, आपकी 2-4 सब्जियां ही बचती है, सारी की सारी सब्जियां आ गई। अगर आप सोच के देखोगे तो कोई 2-4 सब्जी है वो बच जाती है तो अलग बात है। बाकी देखो मैं फिर से बोल देता हूं, आप ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड में 3 याद रखें, एक तो ओकरा यानी भिंडी, दूसरा ब्रिंजल यानी बैंगन, तीसरा चिल्ली मिर्च। उसके बाद सारे सोलेनेसी और सारे बीन क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है। एमरेंथेसी कुल क्रॉस पॉलिनेटेड है और परागण हवा द्वारा होता है। और तीसरी मैं बात बोलूं क्रूसीफेरी, कद्दू वर्गीय, एलियेसी और एपीएसी क्रॉस पॉलिनेटेड है, इनमें परागण मधुमक्खी द्वारा होता है। आपकी सारी सब्जियां इसमें आ जाएगी, कोई इक्की दुक्की बचती है और बाकी कोई सब्जी आपकी नहीं बचेगी इस लाइन के अंदर। और ये याद करने का सबसे आसान तरीका है, इसको अच्छे से याद कर लेना। और यहां पे जो राइट आंसर था वो कौन सा था, डी ऑप्शन है वो आपका राइट था। क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मस्क मेलन डेवलप इन इंडिया। भारत में खरबूजे की पहली विकसित संकर किस्म कौन सी है? ए ऑप्शन है पंजाब हाइब्रिड, बी ऑप्शन है पुस्सा हाइब्रिड 4, सी ऑप्शन है पुस्सा नयन ज्योति और डी ऑप्शन है पुस्सा अगेती। भारत में खरबूजा की पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? भारत में खरबूजा की पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, बताओ भाई। भारत में खरबूजा की पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? देखो पुस्सा अगेती तो आपको पता हो तो पत्ता गोभी की उष्ण जलवायु की किस्म है, पत्ता गोभी की ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वैरायटी है। और ये भारत में ऐसी पहली वैरायटी थी जो ट्रॉपिकल कंडीशन में और सब ट्रॉपिकल कंडीशन में उष्ण और उपोष्ण में भी बीज उत्पादन करती थी। इससे पहले भारत में कोई ऐसी पत्ता गोभी की वैरायटी नहीं थी जो हिली एरिया को छोड़ के कहीं बीज उत्पादन कर रही थी। तो सबसे पहले आपसे पूछ ले, मैदानी क्षेत्रों में पत्ता गोभी की बीज उत्पादन करने वाली भारत में पहली किस्म कौन सी है? पुस्सा अगेती है। उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में यानी मैदानी क्षेत्रों में बीज उत्पादन करने वाली पहली जो किस्म है पुस्सा अगेती है। अदरवाइज तो पहले जो किस्में थी वो सारी की सारी बीज उत्पादन कहां करती थी? शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में करती थी। पुस्सा नयन ज्योति आपको पता हो तो गाजर की किस्म है। पुस्सा हाइब्रिड 4 वैसे तो बहुत सारों की किस्म है, जैसे अब कद्दू वर्गीय यहां पे ऑप्शन में था आपने, तो कद्दू वर्गीय में बात करूं तो करेले की काफी फेमस किस्म है। करेले की पुस्सा हाइब्रिड 4 फेमस क्यों है? कारण क्या है? क्योंकि उसमें एक तो फीमेल लाइन ली गई, जो फीमेल लाइन ली गई यानी जो मादा लाइन ली गई, गायनोसियस जो लाइन ली गई थी वो तो मादा के रूप में ली गई थी, और जो मेल लाइन ली गई थी, नर लाइन जो ली गई थी वो मोनोसियस लाइन ली गई थी। तो इसको अपने बोलते हैं गायनोसियस बेस फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी थी? गायनोसियस बेस करेला की फर्स्ट हाइब्रिड मानी जाती है वो पुस्सा हाइब्रिड 4 है। गायनोसियस बेस जो करेला की फर्स्ट हाइब्रिड थी वो कौन सी थी? पुस्सा हाइब्रिड 4 थी। तो अब बची कौन सी? पंजाब हाइब्रिड। तो मस्क मेलन की यानी खरबूजा की पहली जो संकर किस्म है भारत के अंदर वो कौन सी है? पंजाब हाइब्रिड है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। खरबूजा की भारत में जो पहली हाइब्रिड किस्म है वो कौन सी है? पंजाब हाइब्रिड है। खरबूजा की जो पहली हाइब्रिड है वो भारत में कौन सी है? पंजाब हाइब्रिड है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी बताया पंजाब हाइब्रिड आप देख सकते हैं, एक तो मेल स्टरलाइन लाइन ली गई थी यानी नर बंदे लाइन ली गई थी और उसका क्रॉस करवाया गया था हरा मधु के साथ और डेवलप की गई पंजाब हाइब्रिड। और कहां से डेवलप की गई थी? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब से डेवलप की गई थी पंजाब हाइब्रिड है। एक तो नर बंदे कोई लाइन थी, मेल स्टरलाइन लाइन थी, और दूसरा कौन सा था? हरा मधु। इन दोनों का क्रॉस करवा के खरबूजे का पहला हाइब्रिड यानी पंजाब हाइब्रिड है वो डेवलप किया गया था। नेक्स्ट अपने बात करें, इन कुकुरबिट्स फॉर चेंजिंग द सेक्स रेशियो फ्रॉम ग्रोथ रेगुलेटर आर स्प्रेड एट। कद्दू वर्गीय फसलों में लिंग परिवर्तन के लिए वर्दी नियामकों का छिड़काव किया जाता है।
अब देखो नेचुरली अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में आप देखेंगे तो 25:1 से लेकर 30:1 तक आपको फीमेल मेल रेशियो देखने को मिलता है। कितना रेशियो देखने को मिलता है प्राकृतिक रूप से? 25:1 से लेकर 30:1 तक आपको रेशियो देखने को मिलता है। हम चाहते हैं कि फीमेल 3 रहे और मेल कितना रहे? 1 रहे। ये रेशियो मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। इससे क्या है, उत्पादन बहुत बढ़िया होगा। नेचुरली जो रेशियो होता है, आपसे पूछ ले कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर जो प्राकृतिक मादा व नर का अनुपात होता है वो कितना होता है? 25:1 से लेकर 30:1 तक देखने को मिलता है। हम कितना चाहते हैं? 3:1 चाहते हैं। अब देखो अगर हम सेक्स रेशियो परिवर्तन करना चाहते हैं भी, अगर हम फीमेल फ्लावर ज्यादा चाहते हैं या मेल फ्लावर ज्यादा चाहते हैं, वो तो मौसम के आधार पर निर्भर करेगा, स्थितियों के आधार पर निर्भर करेगा कि हम किस तरह से सेक्स रेशियो बदलना चाहते हैं। देखो लॉन्ग डे कंडीशन होती है, लंबे दिन होते हैं तो नर पुष्प ज्यादा आते हैं। टेम्परेचर भी अगर ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है तो भी नर पुष्प क्या होंगे? ज्यादा आएंगे, मेल फ्लावर ज्यादा आएंगे। और अगर हाई नाइट्रोजन एप्लीकेशन कर देते हैं, यानी नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, तो भी नर पुष्प है वो ज्यादा आते हैं। जस्ट इसकी उल्टी कंडीशन में मादा पुष्प है वो आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट डे कंडीशन, शॉर्ट डे कंडीशन में मादा पुष्प ज्यादा आते हैं। लो टेम्परेचर, कम तापमान पे भी मादा पुष्प है वो कम आते हैं, सॉरी ज्यादा आते हैं। शॉर्ट डे कंडीशन पे भी मादा पुष्प ज्यादा आएंगे और लो टेम्परेचर पर भी मादा पुष्प ज्यादा आएंगे, और नाइट्रोजन की कमी होगी तो भी मादा पुष्प ज्यादा आएंगे, यानी फीमेल फ्लावर ज्यादा आएंगे। मेल फ्लावर, नर पुष्प कब ज्यादा आते हैं? लॉन्ग डे होता है, हाई टेम्परेचर होता है और हाई नाइट्रोजन होता है, तब नर आते हैं, मेल फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, अब हमें हमारा डिजायरेबल रेशियो रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर फीमेल फ्लावर ज्यादा है तो मेल फ्लावर प्रेरित करने पड़ेंगे, नर पुष्प प्रेरित करने पड़ेंगे, और नर ज्यादा है तो हमें क्या है? फीमेल फ्लावर प्रेरित करने पड़ेंगे। तो हमें ये कौन सी स्टेज पे क्या करना चाहिए? सेक्स रेशियो चेंज करने के लिए स्प्रे कर देना चाहिए पीजीआर का। भी ये तो पूर्वानुमान होगा हमेशा भी, अब मौसम ऐसा है और लग रहा है कि मेल फ्लावर ज्यादा आएंगे या फीमेल फ्लावर आएंगे, और हमें इस पूर्वानुमान के अनुसार ही क्या है? सेक्स रेशियो बदलने के लिए पीजीआर का पादवर्धी नियंत्रकों का छिड़काव करना होता है। और कद्दू वर्गीय सब्जियों में पादवर्धी नियंत्रकों का छिड़काव है वो 2 से 4 पत्ती अवस्था पे करते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में जो पीजीआर है, पादवर्धी नियंत्रक है, उनका छिड़काव 2 से 4 पत्ती अवस्था पे करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और जो मैंने बताया था वो भी आपको याद रखना है कि अगर हाई टेम्परेचर है, लॉन्ग डे है, और इसके अलावा मैं बात करूं हाई नाइट्रोजन है, तो मेल फ्लावर ज्यादा आएंगे। और अगर लो टेम्परेचर है, शॉर्ट डे है, लो नाइट्रोजन है, तो फीमेल फ्लावर है वो ज्यादा आते हैं। अगर आप नर पुष्प प्रेरित करना चाहते हैं तो आप किसका छिड़काव करेंगे? एक तो सिल्वर नाइट्रेट का, या फिर सिल्वर थायोसल्फेट का, या फिर क्या करेंगे? GA3 का। इन पीजीआर का, इन पादवर्धी नियंत्रकों का छिड़काव करते हैं तो मेल फ्लावर्स है वो ज्यादा आएंगे, यानी नर पुष्प है वो ज्यादा आएंगे। और अगर आप मेलिक हाइड्रोजाइड या साइकोसिल या नेप्थलिक एसिटिक एसिड यानी Na, या फिर इथेरल यानी इथाइलिन का छिड़काव करते हैं तो फीमेल फ्लावर्स है, मादा पुष्प है वो ज्यादा आते हैं। इसको भी ढंग से रट दीजिएगा, इसको भी ढंग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी क्या है? क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस है वो रहते हैं। ठीक है, चलिए, वैसे और भी बहुत सारे पीजीआर है जिनका कद्दू वर्गीय सब्जियों पर आपको नर व मादा पुष्प प्रेरित करने का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य यही है, एग्जाम में आपसे यही पूछे जाएंगे, और ज्यादा इधर उधर के आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस डेफिशिएंसी इन पोटैटो कल्टीवेशन कैन कॉज। आलू की खेती में फास्फोरस की कमी के कारण होता है। बताओ भाई, आलू की खेती में फास्फोरस की कमी के कारण क्या देखने को मिलता है? बताइए, आलू की खेती करते समय अगर फास्फोरस की कमी हो जाती है तो कौन सा विकार है वो आपको देखने को मिलता है? कौन सा विकार, कायिक विकार है वो आपको देखने को मिलेगा? सबसे पहला ऑप्शन है होलो हार्ट। देखिए, होलो हार्ट तो आपको जनरली अधिक नाइट्रोजन के कारण और अधिक मॉइस्चर, अधिक नमी के कारण देखने को मिलता है। कभी कभी कैल्शियम की कमी से भी देखने को मिल जाता है। लेंस शेप के, या फिर मैं बात करूं तो हाँ, पीछे आगे डायग्राम दिया होगा, ये देखो, इस तरह के क्या है? खाली जो
जगह है वो बन जाती है, होलो हार्ट्स बन जाते हैं, यानी खाली स्पेस बन जाता है, या तो लेंस के आकार का होगा या फिर स्टार शेप का होता है। तो होलो हार्ट जनरली आपको नाइट्रोजन की अधिकता, नमी की अधिकता और कैल्शियम की कमी के कारण देखने को मिल जाता है। जनरली क्या होता है, आलू में बढ़िया ग्रोथ चल रही होती है, अचानक से स्ट्रेस आ जाता है, अचानक से क्या है कोई प्रतिकूल दशा आ जाती है, तो फिर ऐसी कंडीशन है वो आपको देखने को मिलेगी। दूसरा है ब्लैक हार्ट यानी काला हृदय। ये स्टोरेज डिसऑर्डर है, भंडारण के दौरान होने वाला विकार होता है। स्टोरेज के दौरान क्या होता है, देखो अब फील्ड कंडीशन पे तो उसको ज्यादा टेम्परेचर मिला हुआ था, अब आप स्टोरेज कंडीशन में लो टेम्परेचर पे लाके छोड़ोगे तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आप सीधा आलू का ढेर लगा दोगे तो अंदर तक ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, और ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाएगा, आलू अंदर से काला पड़ जाएगा। तो ब्लैक हार्ट जो है स्टोरेज के दौरान होने वाला विकार है, स्टोरेज के दौरान होने वाला डिसऑर्डर है, जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से देखने को मिलता है। ये जनरली क्या है, ब्लैक हार्ट होता है, जिसको आप काला हृदय बोलते हैं। तो यहां पे तो फास्फोरस की कोई बात ही नहीं आई, यहां तो ऑक्सीजन की कमी की बात आई है। नेक्स्ट है डार्किंग ऑफ ट्यूबर्स, यानी जो कंद है उनका गहरा होना। अगर फास्फोरस की कमी हो जाती है तो डार्किंग ऑफ ट्यूबर है वो देखने को मिलता है। राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, सी ऑप्शन है वो राइट होगा। डार्किंग ऑफ ट्यूबर जो है वो फास्फोरस की कमी से देखने को मिलता है, फास्फोरस की कमी से देखने को मिलता है। टिप बर्न, देखो टिप बर्न जनरली क्या है, टिप बर्न एक तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशन की वजह से होता है, वातावरण की प्रतिकूल दशाओं की वजह से होता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की कमी से भी देखने को मिलता है। टिप बर्न है वो नाइट्रोजन की कमी से भी देखने को मिलेगा, वातावरण की प्रतिकूल दशाओं की वजह से भी देखने को मिलता है। टिप बर्न कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन तीनों को तो आपको ध्यान रखना ही है। एक होता है इंटरनल ब्राउन स्पॉट, ये भी स्टोरेज डिसऑर्डर है, इंटरनल ब्राउन। देखो इसका तो मैंने राइट आंसर आपको बता ही दिया, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन है वो राइट है। एक होता है पोटैटो के अंदर इंटरनल ब्राउन स्पॉट यानी आंतरिक भूरा धब्बा रोग, ये स्टोरेज डिसऑर्डर होता है, ये स्टोरेज डिसऑर्डर होता है। और ये कौन सी कंडीशन में होता है, ये स्टोरेज डिसऑर्डर होता है और ये कौन सी कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलता है, जब मॉइस्चर का लेवल कम होगा, स्टोरेज में मॉइस्चर कम होगा तो इंटरनल ब्राउन स्पॉट हो जाएगा, आंतरिक भूरा धब्बा रोग हो जाएगा। कारण क्योंकि कम नमी की वजह से टिश्यू है वो डेड होने लग जाएंगे, उत्तक है वो मरने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपको क्या है, इंटरनल ब्राउन स्पॉट देखने को मिलेगा। और इंटरनल ब्राउन स्पॉट जो है आंतरिक उत्तक से है, ये लो टेम्परेचर की वजह से भी क्या हो जाता है, कई बार टिश्यू डेड हो जाते हैं तब भी देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट होता है वो लो मॉइस्चर का होता है, ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो किसका होता है, लो मॉइस्चर का होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़े। अगला क्वेश्चन है अर्का प्रगति इज वेराइटी ऑफ, अर्का प्रगति किसकी किस्म है, मटर की, पी की, अनियन प्याज की, ओकरा भिंडी की और कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी की। बताओ भाई जो अर्का प्रगति है वो किसकी किस्म है, अर्का प्रगति है वो किसकी किस्म है। लाइव तो बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन लाइक बहुत कम है, इतना गैप क्यों भाई, क्वेश्चन में मजा नहीं आ रहा है क्या। अर्का प्रगति इज वेराइटी ऑफ, अर्का प्रगति किसकी किस्म है। देखो पी की तो है पुस्सा प्रगति, मटर की तो वेराइटी है पुस्सा प्रगति, याद रखिएगा, मटर की तो किस्म है पुस्सा प्रगति। प्याज की जो है वो कौन सी है, अर्का प्रगति है, बी ऑप्शन है वो राइट होगा, बी ऑप्शन है वो राइट होगा, अर्का प्रगति प्याज की किस्म है। ओकरा की काशी प्रगति है, ओकरा की है वो कौन सी है, काशी प्रगति है। भिंडी की है वो काशी प्रगति है, और जो मटर है उसकी पुस्सा प्रगति है। और अर्का प्रगति आपसे पूछा गया था वो किसकी किस्म है, प्याज की किस्म है, अर्का प्रगति प्याज की किस्म है। कुछ और भी प्रगति की बात कर लेते हैं, जैसे केवल प्रगति है ना, सिर्फ प्रगति, प्रगति और इंसार प्रगति, अर्गति प्रगति और इंसार प्रगति बैंगन की किस्म है, प्रगति और इंसार प्रगति बैंगन की किस्म है। ये दोनों ही वैरायटी सूखा सहनशील है और लिटिल लीफ जो है छोटी पत्ती रोग है, छोटी पत्ती रोग है उसके लिए सहनशील है। सूखा सहनशील है यानी ड्रॉट टॉलरेंट है, और लिटिल लीफ टॉलरेंट है यानी छोटी पत्ती
रोग के लिए सहनशील है। और आपको पता है बैंगन में लिटिल लीफ किसके कारण होता है? सभी पौधों में तो जिंक की कमी से होता है, सिट्रस में जिंक और कॉपर दोनों की कमी से देखने को मिल जाता है, लेकिन बैंगन में जो लिटिल लीफ है वो एमेलोज की वजह से होता है, माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। एक पौधे से दूसरे पौधे में लीफ हॉपर यानी जैसिड से फैलता है। तो प्रगति और इंसार प्रगति पूछ लेते तो बैंगन की किस्म थी, जो ड्रोट और लिटिल लीफ टॉलरेंट है, यानी जो छोटी पत्ती रोग है उसके सहनशील है। एक है थार प्रगति, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। थार प्रगति फालसा की किस्म है, और IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कालीकट है ना, केरल, वो वाला इंस्टीट्यूट है। IISR प्रगति है, ये टर्मरिक की किस्म है, टर्मरिक बोले तो हल्दी की किस्म है। तो ये सारी की सारी मैंने प्रगति वाली किस्में आपको बता दी। ये प्रगति वाली आपकी प्रगति में कहीं भी रुकावट न बने इसलिए मैंने एक साथ बता दिया है। पुस्सा प्रगति मटर की, अर्का प्रगति प्याज की, काशी प्रगति भिंडी की, प्रगति और इंसार प्रगति बैंगन की, और उसके अलावा अपने बात करें तो थार प्रगति फालसा की, IISR प्रगति ये टर्मरिक यानी हल्दी की। तो ये प्रगति वाली सारी वैरायटी है वो आपको राइट बता दिया है। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है विच वेजिटेबल क्रॉप इज बाई एनुअल, कौन सी सब्जी फसल द्विवर्षीय है? चार ऑप्शन है आपके पास, बताइए द्विवर्षीय कौन सी? एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय तो जानते होंगे आप। जो एक ही सीजन में अपना जीवन काल पूरा कर ले वो कौन सी है? एक वर्षीय। जो एक ही सीजन में, एक ही ऋतु में, साल में 3 सीजन है, खरीफ रबी जायद, इन तीनों सीजन में से जो एक सीजन में अपनी लाइफ पूरी कर ले वो एनुअल है, एक वर्षीय है। 2 सीजन ले ले वो बाई एनुअल है, द्विवर्षीय। और बाई एनुअल का द्विवर्षीय का स्वभाव कैसा होता है? पहले सीजन में तो वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करते हैं यानी वानस्पतिक अवस्था पूरी करते हैं, और दूसरे सीजन के अंदर वो क्या करते हैं? दूसरे सीजन के अंदर प्रजनक अवस्था पूरी करते हैं। प्रजनक अवस्था का मतलब क्या होता है? फूल आते हैं, फल बनते हैं, तो वो उनकी प्रजनक अवस्था होती है। तो दूसरे सीजन में प्रजनक अवस्था पूरी करते हैं, वो बाईएनुअल है। और जो अपना जीवन काल 2 से ज्यादा सीजन में पूरा करते हैं यानी कई सारे सीजन ले लेते हैं तो बहुवर्षीय है। तो आपसे यहां पूछा है कि विच वेजिटेबल क्रॉप इज बाईएनुअल, कौन सी सब्जी फसल द्विवर्षीय है? टमाटर 1 वर्षीय, बैंगन 1 वर्षीय, ओकरा भिंडी 1 वर्षीय, कुकर बिट्स एनुअल है 1 वर्षीय, काउपी एनुअल से। ये तो भाई एनुअल से, ये तो बाई एनुअल से नहीं है, सारी की सारी एनुअल से 1 वर्षीय है। कोल क्रॉप्स ठीक है भाई, बाई एनुअल है, द्विवर्षीय है। गोभी वर्गीय सब्जियां, अनियन प्याज ये भी द्विवर्षीय है, गार्लिक लहसुन ये भी बाई एनुअल है, पोटैटो आलू ये भी बाई एनुअल है, कैरेट गाजर ये भी बाई एनुअल है, रेडिश यानी मूली ये भी बाई एनुअल है, शुगर बीट चुकंदर ये भी बाई एनुअल है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी क्रॉप बाई एनुअल है, लेकिन हम प्रोडक्शन की मतलब लिहाज से, उत्पादन के हिसाब से देखें तो हम इनका बीज या फल नहीं खाते हैं, हम इनका वानस्पतिक भाग खाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट खाते हैं। तो हम इन्हें खेत में एक ही सीजन में लगाते हैं, एनुअल की तरह लगाते हैं, क्योंकि हमें इनसे फूल नहीं चाहिए, हमें इनसे बीज नहीं चाहिए, हमें इनसे फ्रूट नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए। तो इनको कमर्शियली तो एनुअल के रूप में ग्रो किया जाता है, व्यवसायिक स्तर पर तो इन्हें 1 वर्षीय की तरह ही लगाया जाता है, लेकिन ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से सारी की सारी बाई एनुअल्स है। आप देख लो इन सब के वेजिटेटिव पार्ट्स आप काम में लेते हो, किसका सीड काम में लेते हो? नहीं लेते। किसका फ्रूट काम में लेते हो? नहीं लेते। किसका फ्लावर काम में लेते हो? नहीं लेते। तो इनके वेजिटेटिव पार्ट्स आप काम में लेते हो, और वेजिटेटिव पार्ट्स के लिए इन्हें एनुअल्स की तरह ही लगाया जाता है, 1 वर्षीय की तरह। लेकिन अगर हमें इनसे सीड प्रोडक्शन करना हो तो ये बाई एनुअल है। अगर हमें इनसे सीड प्रोडक्शन करना हो तो ये बाई एनुअल है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन है वो राइट होगा। तीसरा ग्रुप और देख लेते हैं, कसावा, एस्पेरेगस, तावर, आर्टिचोक, ये तीनों तो भाई पेरिनल्स है, बहुवर्षीय। और सब्जियों में बहुवर्षीय में ये 3 ही है। ये तीनों सब्जियां तो कैसी है? बहुवर्षीय है, पेरिएनुअल्स है। ये तीनों की तीनों कैसी है? पेरिएनुअल्स है, बहुवर्षीय है, ध्यान रखिएगा। तीनों की तीनों पेरिएनुअल्स है, बहुवर्षीय। और बहुवर्षीय में सिर्फ ये 3 ही है, एनुअल्स तो और भी बहुत सारी मिल जाएगी। बाई एनुअल्स मोस्ट ऑफ जो है वो मैंने आपको एक साथ यहाँ पे बता दिया है। तो ये सारी चीजें आप एक साथ सकते हैं, याद कर सकते हैं। एनुअल कौन सी है, बाई एनुअल कौन सी है, और पेरिनल कौन सी है। बाई एनुअल्स पूछा था, बाई एनुअल्स के लिए राइट ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन है वो आपका राइट है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन,
अनियन इज मॉडिफिकेशन ऑफ, प्याज किसका रूपांतरण है? प्याज है वो किसका रूपांतरण है? लीफ का, स्टेम का, रूट का, ए और बी दोनों का, या ए बी सी तीनों का? बताओ भाई, प्याज किसका रूपांतरण है? प्याज किसका रूपांतरण है? अनियन है वो किसका मॉडिफिकेशन है? फटाफट बताओ। क्लासें सारी स्टार्ट कर देंगे आप, तो पहले लाइव की संख्या बढ़ाते जाओ, है ना। देखो, अनियन जो है, प्याज जो है, यहां पे आपने देखा होगा प्याज में जनरली एक पार्ट्स होता है ऐसे भूरा सा, ब्राउन सा कलर का, वो होता है स्टेम यानी तना, ठीक है। और ये जो सलक दिख रहे हैं ये लीफ है। रूट तो नॉर्मल ही है, रूट तो नॉर्मल है, रूट का तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। तो मॉडिफिकेशन किसका है? लीफ का और स्टेम का है। प्याज जो मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण है, वो किसका है? पत्ती और तने का रूपांतरण है। तो ए और बी दोनों वाला सही होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। फिर आपसे पूछ ले प्याज किसका रूपांतरण है, आप बोलेंगे स्टेम एंड लीफ, यानी पत्ती व तने का रूपांतरण है। लेकिन आपसे पूछ ले कि प्याज में एडिबल पार्ट कौन सा है, खाने योग्य भाग कौन सा है? प्याज में खाने योग्य भाग कौन सा है, एडिबल पार्ट कौन सा है? प्याज में खाने योग्य भाग, एडिबल पार्ट पूछ ले तो कौन सा बताओगे? एडिबल पार्ट मॉडिफाइड लीफ होता है। मॉडिफाइड लीफ यानी रूपांतरित पत्तियां खाते हो। अगर आपसे पूछ ले खाने योग्य भाग कौन सा है, तब आप बोलोगे मॉडिफाइड लीफ है, यानी रूपांतरित पत्तियां हैं। प्याज का खाने योग्य भाग मॉडिफाइड लीफ है, यानी रूपांतरित पत्तियां हैं। ध्यान रखिएगा, मॉडिफाइड लीफ यानी रूपांतरित पत्तियां हैं। और प्याज है किसका मॉडिफिकेशन? लीफ और स्टेम दोनों का मॉडिफिकेशन है। इन दोनों बातों में डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। प्याज मॉडिफिकेशन तो लीफ और स्टेम दोनों का है, लेकिन जो खाने योग्य भाग है वो मॉडिफाइड लीफ है, यानी रूपांतरित पत्तियां हैं। अब इसमें कोई गड़बड़ मत कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीड रेट फॉर हाइब्रिड टोमेटो। हाइब्रिड टमाटर के लिए बीज दर क्या है? बताइए, आपके सामने ऑप्शन पड़े हैं। जो संकर टमाटर है उसकी बीज दर क्या है? आज बीज दर से दो क्वेश्चन थे। एक तो मैंने पहले आपसे ओकरा से पूछा था, भिंडी की तीनों प्रकार की बीज दर बता दी। यहां भी मैं आपको कई प्रकार की बीज दर बताऊंगा, लेकिन आप बताइए पहले, जो संकर टमाटर है, हाइब्रिड टोमेटो है, उसकी सीड रेट क्या है? हाइब्रिड टोमेटो है, उसकी सीड रेट क्या है? देखिए, जो सामान्य टमाटर है उसकी बीज दर तो होती है 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, और यही बैंगन की होती है। जो देसी टमाटर और देसी बैंगन है, यानी जो टोमेटो और ब्रिंजल है लोकल, उनकी सीड रेट तो 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर होती है। लेकिन यहां तो भाई साहब ने हाइब्रिड टोमेटो की पूछी है, यानी संकर टमाटर की जो बीज दर है वो पूछी है। संकर टमाटर की जो बीज दर होती है वो 125 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर होती है। 125 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर होती है। 125 टू 150 ग्राम पर हेक्टेयर होती है हाइब्रिड टोमेटो की सीड रेट। 200 ग्राम है ये हाइब्रिड ब्रिंजल की है, हाइब्रिड बैंगन की है। किसकी है ये? हाइब्रिड बैंगन की है। 200 ग्राम जो होती है, संकर जो बैंगन है उसकी होती है। मैंने बताया ना, लोकल ब्रिंजल और लोकल टोमेटो की तो कितनी होती है? 400 से 500 ग्राम होती है, जो देसी टमाटर देसी बैंगन है उसकी तो। और हाइब्रिड टोमेटो की ये राइट आंसर तो इस क्वेश्चन का ए है। जो बी ऑप्शन है ये हाइब्रिड ब्रिंजल की है, संकर बैंगन की है। और अगर मैं बात करूं हाइब्रिड चिल्ली की, हाइब्रिड चिल्ली की यानी संकर मिर्च की बीज दर कितनी होती है? तो 200 से 250 ग्राम होती है। 200 टू 250 ग्राम पर हेक्टेयर होती है हाइब्रिड चिल्ली की। नॉर्मल मिर्च की तो आप जानते ही हो कितनी होती है, जो लोकल चिल्ली होती है 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर होती है। इतनी ही आपको मेरी गोल्ड की सीड रेट देखने को मिलती है, गेंदे की बीज दर है वो देखने को मिलती है। और ये 250 से 300 ग्राम की मैं बात करूं तो जो शिमला मिर्च होती है, बेल पेपर होती है, उसकी बीज दर कितनी होती है? शिमला मिर्च की 250 से 300 ग्राम होती है। शिमला मिर्च की बीज दर 250 से 300 ग्राम होती है। तो इंपॉर्टेंट सीड रेट है वो मैंने आपको यहाँ पे सारी बता दी, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, सुटेबल पीएच ऑफ टोमेटो जूस फॉर प्रोसेसिंग। प्रसंस्करण के लिए टमाटर के रस का उपयुक्त पीएच। अब जैसे आप सॉस बना रहे हैं, केचप बना रहे हैं, प्यूरी बना रहे हैं, पेस्ट बना रहे हैं या सॉस बना रहे हैं,
उसके लिए टमाटर का जो रस है उसका कितना पीएच है वो सबसे बढ़िया प्रोसेसिंग के लिए रहेगा। भी प्रोसेसिंग के लिए सबसे सुटेबल जो टोमेटो पीएच है वो कौन सा होगा, मोटा मोटा क्वेश्चन ये है। टमाटर का कितना पीएच होना चाहिए कि वो प्रोसेसिंग के लिए सबसे सुटेबल है? 4 से कम, बी ऑप्शन 4.5, 4.5, सी ऑप्शन 5.5 और डी ऑप्शन 7.0। बताओ भाई टोमेटो की प्रोसेसिंग के लिए टोमेटो का सबसे बढ़िया पीएच कितना होता है? बहुत सारे स्टूडेंट ने ठीक आंसर दिया है भाई, 4.5 पीएच होता है वो टोमेटो की प्रोसेसिंग के लिए। टोमेटो के जूस का सबसे बढ़िया पीएच होता है और इससे प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहां पे? बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन में। रुब्रिफिकेशन इज डिसऑर्डर ऑफ विच क्रॉप? रबरीफिकेशन इज डिसऑर्डर ऑफ विच क्रॉप? रबड़ीकरण किस फसल का विकार है? रबड़ीकरण किस फसल का विकार है? अब भी लाइव ज्यादा है, लाइक कम है, क्या बात भाई? रबड़ीकरण किस फसल का विकार है? रबड़ीकरण है वो कौन सी फसल का विकार है? ए ऑप्शन है अनियन प्याज, बी ऑप्शन है गार्लिक यानी लहसुन, सी ऑप्शन है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी और डी ऑप्शन है कैबेज यानी पत्ता गोभी। बताओ रबड़ीकरण कौन सी सब्जी का विकार है? रबड़ीकरण कौन सी फसल का विकार है? बताओ। ए ऑप्शन है प्याज, बी ऑप्शन है गार्लिक और रबड़ीकरण जो है वो किसका विकार है? रबड़ीकरण है वो लहसुन का विकार है। बी ऑप्शन है वो राइट होगा। देखो लहसुन में अगर आप ज्यादा नाइट्रोजन दे देते हो तो दो विकार हो सकते हैं। एक तो क्या होता है, प्री मैच्योर बोल्टिंग हो सकती है ना, जरूरत से पहले ही क्या सीड स्टॉक है वो निकल सकता है। और दूसरा क्या है, भंडारण के दौरान स्प्राउटिंग भी ज्यादा हो सकती है, भंडारण के दौरान अंकुरण भी ज्यादा हो सकता है अगर नाइट्रोजन ज्यादा दिया हुआ है तो। और इसके अलावा जो उसका टेक्सचर है वो रबर की तरह हो सकता है, उसको रबरीकरण या रुब्रिफिकेशन बोलते हैं। तो रबरीफिकेशन नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है और लहसुन में होने वाला विकार है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन है वो राइट होगा। रबरीकरण लहसुन का विकार है जो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण देखने को मिलता है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है पंजाब जामुनी एंड पंजाब रोशनी आर वेराइटी ऑफ। पंजाब जामुनी और पंजाब रोशनी किसकी किस्म है? सिंपल आंसर देना आपको, कोई बड़ी डील नहीं है यहां पे। बताइए पंजाब जामुनी और पंजाब रोशनी किसकी किस्म है? पंजाब जामुनी और पंजाब रोशनी किसकी किस्म है? पंजाब जामुनी और पंजाब रोशनी। ए ऑप्शन है टमाटर, बी ऑप्शन है बैंगन, सी ऑप्शन है गाजर और डी ऑप्शन है ओकरा यानी भिंडी। देखते हैं भाई कौन सही आंसर देता है। पंजाब जामुनी किसकी वैरायटी है? 6 सेंस लगाएंगे लोग यहां पे। बताइए फटाफट। कुछ स्टूडेंट का आंसर ठीक आ रहा है भाई। कुछ स्टूडेंट का आंसर ठीक आ रहा है। जामुनी देखते ही आप लोगों ने बैंगन कर दिया। बैंगन की वैरायटी नहीं है, ये गाजर की किस्म है। पंजाब जामुनी और पंजाब रोशनी है, ये किसकी किस्म है? गाजर की है। ठीक है, इसलिए किसी भी एग्जाम में जब तक क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं हो, कहीं पढ़ा नहीं हो, उसको मत किया करो, नहीं तो माइनस मार्किंग ही ज्यादा होने के चांसेस होंगे। आप सोचते हो कि ये रिलेवेंट हम आंसर दे दें, तो आप देख लो रिलेवेंट में ऐसा मामला हो जाता है। इसलिए आसान क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। पंजाब जामुनी और पंजाब रोशनी किस्म है वो किसकी है? गाजर की है। नेक्स्ट अगला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस पढ़ने में थोड़ा सा लंबा है। विल्ट इज सीरियस डिजीज इन पिजन पी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स में नॉट हेल्प इन रिड्यूसिंग द इंक्लूड्स ऑफ दिस डिजीज। अरहर में विल्ट एक गंभीर समस्या है। अरहर का सबसे खतरनाक रोग है वो कौन सा है? विल्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय इस रोग की घटनाओं को कम करने में मदद नहीं कर सकता? यानी यहां पे 4 चीजें लिखी हुई है, 4 में से 3 बातें तो इस रोग को कम करने के लिए, एक है वो नहीं है, वो कौन सी है?
एडेप्शन ऑफ 3 to 4 ईयर क्रॉप रोटेशन, 3 से 4 वर्ष तक फसल चक्र को अपनाना चाहिए, यानी 3-4 वर्ष तक के आपको अरहर दोबारा नहीं लगानी चाहिए। एडेप्शन ऑफ द मिक्स क्रॉपिंग विद सोरगम, ज्वार के साथ मिश्रित फसल को उगाना चाहिए, यानी ज्वार और अरहर को साथ में लगाना चाहिए। एडेप्शन ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी, रोग प्रतिरोधी किस्मों को अपनाना चाहिए। एडेप्शन ऑफ मल्चिंग विद पिजन पी ट्रेस, पिजन पी का जो अवशेष है उससे हमें मल्च करनी चाहिए। तो बताओ इनमें से कौन सा जो क्रिया है, कौन सी जो प्रैक्टिस है वो इस रोग को कम नहीं करेगी। आपको ही पता है फसल की जो डिब्री होती है, फसल के जो अवशेष होते हैं, अगर हम उससे मल्चिंग करते हैं और उसमें कोई रोग होता है तो वो रोग फिर से फैल जाता है। अब अरहर के विल्ट को ही कम कर रहे हो और अरहर के ही अवशेषों से क्या कर रहे हो आप, मल्चिंग कर रहे हो, तो जो विल्ट होगा उसके रोग कारक होंगे वो तो अरहर के अवशेषों में होंगे, वो फिर से फैल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये तो बहुत आसान था भाई, ये तो बस पढ़ने से ही आंसर आने वाला था। तो यहां पे राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन, यानी हमें अरहर के अवशेषों से मल्च नहीं करनी चाहिए, बाकी जितनी आप क्रियाएं कर रहे हो वो अरहर के विल्ट को कम करने का ही काम करता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए भाई आज के लिए अच्छा अभी क्वेश्चन पढ़े हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड फॉर वेजिटेबल, निम्नलिखित में से सब्जियों के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशी माना जाता है? सब्जियों के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशी कौन सा है? हेप्टाक्लोर, डीडीटी जो बैन हो चुका है, बात ही नहीं करनी है, पायरेथ्रिन और कैप्टान। सब्जियों के लिए सबसे सेफ कौन सा है? सब्जियों के लिए सबसे सेफ कौन सा है? यहां पे इंसेक्टिसाइड पूछा है, पहले तो ये दिमाग में याद रखना, पहले तो ये ध्यान रखना है कि इंसेक्टिसाइड पूछा आप लोगों से। कैप्टान इंसेक्टिसाइड है क्या? पायरेथ्रिन क्राइसेंथीमम से प्राप्त किया जाता है। पायरेथ्रिन है वो क्राइसेंथीमम से प्राप्त किया जाता है और जो एक तरह से बायोपेस्टिसाइड की तरह काम करेगा, पायरेथ्रिन जो है। तो सेफ कौन सा होगा? हेप्टाक्लोर ज्यादा सेफ होगा या पायरेथ्रिन ज्यादा सेफ होगा? हेप्टाक्लोर ज्यादा सेफ होगा या पायरेथ्रिन ज्यादा सेफ होगा? बताओ भाई। ज्यादा सेफ कौन सा होगा? पायरेथ्रिन किससे प्राप्त किया जाता है? गुलदाउदी क्राइसेंथीमम से प्राप्त किया जाता है। तो सेफेस्ट कौन सा होगा? पायरेथ्रिन सेफ होगा। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन है वो राइट होगा। पायरेथ्रिन का यूज बहुत सारे इंसेक्ट को मारने के काम में लेते हैं, बहुत सारी फ्लाइज है यानी बहुत सारी मक्खियां हैं, मॉस्किटो है, आंट्स है और भी कई तरह के पेस्ट है, उन सबको खत्म करने के लिए पायरेथ्रिन काम में लेते हैं। तो सब्जियों के लिए जो सबसे सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड है वो कौन सा है? पायरेथ्रिन है। डीटीटी तो आपका ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए था, कैप्टान भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि कैप्टान फंजीसाइड है, डीडीटी बैन हो चुका है। तो अब इन दोनों में से आपको राइट करना था, कौन सा राइट करना था? पायरेथ्रिन ही राइट करना था। पायरेथ्रिन है वो सबसे सेफेस्ट है क्योंकि ये जनरली क्या है, एक तरह से बायो इंसेक्टिसाइड है यानी जैविक कीटनाशी, और ये सेफ होता है और इसके रेजिड्यूज फसलों में बचते नहीं है। उन सब्जियों को हम खाते हैं तो हमारे शरीर पर उसका कोई विशेष नुकसान है वो देखने को मिलता नहीं है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, कल और भी शानदार जानदार क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के लिए।